हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी राजस्थान जीके हम कवर कर रहे हैं। राजस्थान जीके में सबसे पहले राजस्थान जियोग्राफी हम कवर करके चलेंगे। और जब राजस्थान जियोग्राफी में आपको करवा रहा हूँ, कंप्लीट राजस्थान जियोग्राफी करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चंस भी करके चलेंगे ताकि आपको पता लगता रहे एग्जाम में किस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आप डेली क्लासेस की ऐप से परचेज कर सकते हैं। अभी परचेज कर लो, 10 सितंबर तक आपको 499 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद में इसकी प्राइस 699 रुपये कर दी जाएगी। और डेली क्लासेस की ऐप पर इस संडे को आपका शानदार टेस्ट भी होने वाला है। हिंदी, इंग्लिश, जीके सबको मिलाकर शानदार टेस्ट होने वाला है। एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग हम टेस्ट कवर करके चलेंगे। तो अभी आप कोर्स परचेज कर लें, 499 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान जियोग्राफी हम देख लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कहाँ तक बताया था? पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश जो 58.5% भाग पर था, 58.5% भाग पर था, यहाँ हम बात कर रहे थे। और बालूका स्तूपों की बात करी हमने कि रेत के जो विशाल टीले होते हैं, दोहरे होते हैं, उन्हें ही हम बालूका स्तूप कहते हैं, जिन्हें जैसलमेर में धरियन कहा जाता है। जैसलमेर में जिन्हें हम धरियन कहते हैं, ये हम पिछली क्लास में एक बात कर रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर का जो नाचना गांव है, ये रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान का मार्च से मतलब होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, और इससे मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, और इससे मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है, ये हमने बात की। फिर मैंने आपको बताया पलाया झीलों के बारे में। दो बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र, मतलब दो रेत के विशाल टीले हैं, उनके बीच का क्षेत्र, बीच वाला एरिया। तो दो बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहाँ वर्षा का जल एकत्रित हो जाने के कारण अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, उसे हम पलाया झील कहते हैं। जब ये क्षेत्र सूख जाता है तो ये दलदली क्षेत्र रन या टाट कहलाता है। यहाँ जो कृषि की जाती है उसे हम खड़ीन कृषि कहते हैं। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि कहलाती है, उसे हम खड़ीन कृषि कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झील, रन, टाट, खड़ीन कृषि कहाँ आपको देखने को मिलेंगी? जैसलमेर में देखने को मिलेगी। ये सारी डिटेल हम कल देख चुके हैं, कल कवर कर चुके हैं। फिर मैंने एक आपको थोबा जोबा के बारे में बताया। थोबा मतलब थोब बाड़मेर, बाड़मेर की बात करी हमने, बाड़मेर के बारे में बात करी। राजस्थान की जो सबसे बड़ी रन है थोब बाड़मेर है। जोबा, जोब जोधपुर, जो जोधपुर की रन है। फिर हमने बात की जैसलमेर के बारे में। पोकरण, लवा, कणोता, बरमसर, बांकरी, ये कहाँ की हैं? ये जैसलमेर की हैं। पोकरण, लवा, कणोता, बरमसर, बांकरी, ये हम बात करें जैसलमेर की रन है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम बालूका स्तूपों के प्रकार देखने वाले हैं। ये बालूका स्तूप कितने प्रकार के बनते हैं? देखो, रेत से बालूका स्तूप बनेंगे, वायु अपर्दन से बालूका स्तूप बनेंगे, तो ये कोई फिक्स नहीं होते, ये किसी भी प्रकार के आकार के बन जाते हैं। तो आज ये जो मुख्य मुख्य प्रकार हैं वो हम देखने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के बालूका स्तूप बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखिक बालूका स्तूप के बारे में। अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखिक बालूका स्तूप के बारे में बात करते हैं। पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालूका स्तूप ही अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखिक बालूका स्तूप कहलाते हैं। पवन मतलब हवा, तो हवा की दिशा के समानांतर ही बनेंगे। तो हवा की दिशा, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालूका स्तूप अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखिक बालूका स्तूप कहलाते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये जो अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप हैं, इनके मध्य जो रास्ता बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे गासी कहते हैं। अनुदैर्ध्य बालूका स्तूपों के मध्य जो रास्ता बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे गासी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखिक बालूका स्तूप। पवनानुवर्ती, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालूका स्तूप ही अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखिक बालूका स्तूप कहलाते हैं। और इनके मध्य जो रास्ता बन जाता है उसे गासी कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अनुप्रस्थ बालूका स्तूपों के बारे में। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप, पवन की दिशा के समकोण में बनने वाले बालू का स्तूप
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप राजस्थान में कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो हमें गंगानगर के सूरतगढ़ में देखने को मिल सकते हैं, हनुमानगढ़ के रावतसर में देखने को मिल सकते हैं, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू में देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गंगानगर के सूरतगढ़, हनुमानगढ़ के रावतसर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पे आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिल सकते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब जो पवन की दिशा के समकोण में बनेंगे, आपको ध्यान रखना है, पवन की दिशा के जो समकोण में बनेंगे। उसके बाद में बात करते हैं बरखान बालू का स्तूपों के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीटेड है, पूछा गया है। बरखान बालू का स्तूप, गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप गतिशील होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से होते हैं, जो गतिशील भी होते हैं। तो कोई गतिशील हैं, इसलिए सर्वाधिक हानिकारक भी हो गए, मरुस्थल के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार भी हो गए, क्योंकि ये मरुस्थल का विस्तार ज़्यादा करेंगे। तो गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान बालू का स्तूप आपको ध्यान रखना है। जो मरुस्थल का सर्वाधिक, जो मरुस्थल का फैलाव हो रहा है, उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन से हैं, बरखान बालू का स्तूप ही हैं। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, राजस्थान में मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन से हैं, बरखान बालू का स्तूप ही है, क्योंकि गतिशील हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, इससे मरुस्थल बढ़ेगा, मरुस्थलीय की समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो बरखान आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे भालेरी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। शेखावाटी क्षेत्र की बात करेंगे, भालेरी, चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ देखने को मिलेंगे। देशनोक बीकानेर में देखने को मिलेंगे। करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर में है, तो देशनोक बीकानेर में देखने को मिल सकते हैं। ओसिया जोधपुर में देखने को मिल सकते हैं, ओसिया जोधपुर में आपको देखने को मिल सकते हैं। सूरतगढ़ गंगानगर में देखने को मिल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको भालेरी, चूरू ध्यान रखना है, सीकर, झुंझुनू ध्यान रखना है, देशनोक बीकानेर ध्यान रखना है, ओसिया जोधपुर ध्यान रखना है, और सूरतगढ़ गंगानगर, यहाँ पे आपको बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। गतिशील जो होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। राजस्थान में मरुस्थल के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप भी हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूपों के बारे में। पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक नाम से आपको ध्यान रखना है। पैरा मतलब पेड़, आपको पैरा से ध्यान रखना है, पेड़ मतलब जो पेड़ों के आसपास जो बालू का स्तूप बनेंगे उसे पैराबोलिक बालू का स्तूप कहेंगे। पैराबोलिक जो पेड़ों के आसपास बनेंगे, पैसे पैरा, पैसे ही पेड़ों के आसपास, तो ध्यान रखना ये पेड़ों के आसपास बनते हैं। तो पेड़ों के आसपास रेत के जमाव से बने बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये संपूर्ण राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक मात्रा में भी पैराबोलिक बालू का स्तूप ही देखने को मिलेंगे। देखो, पेड़ सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, तो पैराबोलिक बालू का स्तूप भी सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, और पेड़ भी तो राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में ही पाए जाएंगे। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ये बनते कैसे हैं, बरखान के विपरीत बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बरखान है उसके विपरीत ये बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है तारा बालू का स्तूप, स्टार बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप मतलब तारा होता है उसके आकार के बनते हैं, तारा बालू का स्तूप ध्यान रखना है। मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य देखने को मिलेंगे, और सूरतगढ़ गंगानगर के मध्य देखने को मिलेंगे। मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर के मध्य तारा बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। एक आता है हमारे पास नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप जो अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ के मध्य नेटवर्क का कार्य करते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप, इतना सा ध्यान रखना है, ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप इसके मध्य नेटवर्क का कार्य करते हैं, उसे ही नेटवर्क बालू का स्तूप हम कहेंगे। एक आता है शब्र काफीज बालू का स्तूप। शब्र काफीज बालू का स्तूप जो छोटी छोटी झाड़ियाँ नहीं हो जाती, उनके मध्य जो रेत का जमाव हो जाता है, वहाँ जो बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। जैसे आपने देखे होंगे छोटी छोटी झाड़ियाँ, रेगिस्तान में काफ़ी छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब उनके मध्य रेत का जमाव हुआ,
उससे जो बालू का स्तूप बना उसे हम शब्रकाफीज बालू का स्तूप कह देंगे। तो छोटी छोटी हम झाड़ियों की बात कर लें, झुंड की बात कर लें, उसके आसपास बनने वाले बालू का स्तूप शब्रकाफीज बालू का स्तूप कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मरुस्थल में बनने वाले सबसे छोटे बालू का स्तूप कौन से हैं? मरुस्थल में बनने वाले सबसे छोटे बालू का स्तूप कौन से हैं? शब्रकाफीज बालू का स्तूप ही है। वैसे हम बात करेंगे झाड़ियाँ वैसे छोटी छोटी होती हैं, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब आपके एग्जाम में यहाँ से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ होते हैं? जैसलमेर में होंगे। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप रेत के टीले, धोरे, दरियन कहाँ होंगे? जैसलमेर में होंगे। राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक पूछे, जैसलमेर में। सर्वाधिक प्रकार की जैसे हम अभी बात करें पैराबोलिक हो गया, शब्रकाफीज हो गया, बरखान हो गया, ऐसे सर्वाधिक प्रकार के पूछे तो जोधपुर होगा। सर्वाधिक मात्रा में बनने वाले कौन से हैं? पैराबोलिक हैं। सर्वाधिक मात्रा में संपूर्ण राजस्थान में बनेंगे। कौन से बनेंगे? पैराबोलिक बनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से दोस्तों आपके 2 प्रश्न हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे आपको मिलेंगे। काजरी के बारे में पूछते हैं, आफरी के बारे में पूछते हैं। काजरी की फुल फॉर्म क्या है? आफरी की फुल फॉर्म क्या है? काजरी का मुख्यालय कहाँ है? आफरी का मुख्यालय कहाँ है? काजरी की स्थापना कब हुई? आफरी की स्थापना कब हुई? तो काजरी और आफरी के बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना देख लेते हैं। काजरी की सबसे पहले बात करते हैं। CAZRI काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी हम बोलेंगे। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी के बारे में बात करेंगे। स्थापना 1959 में हुई थी। काजरी की स्थापना कब हुई? एग्जाम में पूछा जाता है। 1959 में हुई। काजरी की स्थापना 1959 में हुई। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। वैसे काजरी की बात कर लेना, आफरी की बात कर लेना, दोनों का मुख्यालय जोधपुर में ही है। काजरी की स्थापना कब हुई? 1959 में हुई। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, काजरी के बारे में ध्यान रखना है। उद्देश्य है कि भूमि की सामर्थ्य को बढ़ाना। काजरी के बारे में ये डिटेल आपको ध्यान रखोगे। आफरी के बारे में बात करें। आफरी AFRI एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में आफरी की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका भी जोधपुर में ही है। तो 1985 में स्थापना, मुख्यालय जोधपुर में है। इसका उद्देश्य क्या है? मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखा सहन करके मरुस्थल के विस्तार को कम करे। क्योंकि आपको पता है मरुस्थल है, पानी की समस्या काफ़ी रहेगी, तो इस तरह की वनस्पति वहाँ पे लगाएं, सूखा सहन कर सके, उस वनस्पति को पानी की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। ये उद्देश्य किसके हैं? आफरी के उद्देश्य हैं। अब उस वनस्पति की बात करें, उस वनस्पति वहाँ उस क्षेत्र में, उस एरिया में हम क्या क्या लगा सकते हैं? नागफड़ी लगा सकते हैं, गंवार पाठा लगा सकते हैं। नागफड़ी, गंवार पाठा लगाया जा सकता है। मतलब जो सूखा सहन कर सके उस तरह की वनस्पति लगाई जा सकती है। आफरी 1985 जोधपुर, मुख्यालय ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी। काजरी के बारे में, आफरी के बारे में हमने बात की। अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। शुष्क मरुस्थल देखा, अब अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में ध्यान रखने हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम 4 भागों में बांटेंगे। एक तो हम बात करेंगे लूणी बेसिन के बारे में, लूणी बेसिन के बारे में बात करेंगे। एक नागौर की उच्च भूमि के बारे में बात करेंगे। एक हम घग्गर के मैदान के बारे में बात करेंगे और एक शेखावाटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। लूणी बेसिन हो जाएगा, नागौर उच्च भूमि हो जाएगा, शेखावाटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा और घग्गर के मैदान। ये हम अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लूणी बेसिन के बारे में, जो गोडवाड़ प्रदेश भी ये कहलाता है लूणी बेसिन।
अच्छा, लूणी बेसिन का मतलब हो गया, लूणी नदी के बारे में हम पूरा पढ़ के चलेंगे। लूणी नदी का जो विस्तार है वो सारा सब कुछ हम देख के चलेंगे। तो लूणी नदी हम इसी में ही कवर करेंगे। जब आपके हम राजस्थान की नदियां देखेंगे, वापस में रिवाइज भी करवा दूंगा। तो लूणी नदी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो मैंने नोट्स आपको बता रहा हूँ, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ तैयार किया गया है। तो इनको आप ढंग से अच्छे से कर लोगे, आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी निकल जाएगा। जीके में आपके समस्या नहीं आएगी, जीके आप निकाल लोगे। लेकिन एक भी पॉइंट यहाँ से मत छोड़ना, ये मत सोचना कि इसमें भी इम्पोर्टेंट पढ़ लेता हूँ। अरे ये तो पहले से ही इम्पोर्टेंट है, मैं उतना ही करवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में आने जैसा होता है। तो यहाँ छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है, सारा आपको पढ़ के चलना है। पूछा जाएगा कि लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लूणी नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 330 किलोमीटर राजस्थान में फैली हुई है। 495 में से 330 तो ये मान के चलो अपने राजस्थान में है। तो ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है, और जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ इसे सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। जहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है वहाँ इसे सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी के मिलने के बाद इसे हम लूणी नदी के नाम से जानते हैं। पुष्कर से आने वाली, पुष्कर अजमेर में पड़ता है, आपको पता है। पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी के मिलने के बाद इसे लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लूणी नदी को लवणवती नदी भी कहते हैं, नाम से भी आप याद रख सकते हो। लूणी, लूण, हम लूण किसको बोलते हैं राजस्थान में? नमक को लूण बोलते हैं। तो लूणी, लूण, और लूण कैसा होता है, नमक कैसा होता है, खारा होता है, तो इसे लवणवती नदी के नाम से भी जानते हैं। आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में बहती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ की गंगा नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की गंगा आदि नामों से भी लूणी नदी को जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। कालिदास ने लूणी नदी को अंतः सलीला कहा है, एग्जाम में पूछा गया था। कालिदास ने लूणी नदी को क्या कहा था? कालिदास ने लूणी नदी को अंतः सलीला कहा है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। कालिदास ने लूणी नदी को अंतः सलीला कहा है, आपको ध्यान रखना है। जालोर जिले में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल या नेहड़ा के नाम से जाना जाता है। जालोर जिले में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल या नेहड़ा के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रेल या नेहड़ा या नेड़ा इसे हम कह सकते हैं। पूछेगा लूणी नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? जो लूणी नदी है राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? एक ट्रिक ध्यान रखोगे आप। क्या ध्यान रखोगे? अब ना जा जोधा पाली। लूणी नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है, उसकी ट्रिक क्या है? अब ना जा जोधा पाली। अब ना जा जोधा पाली। अब ऐसे अजमेर, वैसे बाड़मेर। अब ना नागौर, अब ना जा जालोर, जोधा जोधपुर, और पाली से पाली। तो हमने बात की ऐसे अजमेर, वैसे बाड़मेर, ना नागौर, अब ना जा जालोर, जोधा जोधपुर, पाली पाली। तो अजमेर, बाड़मेर, नागौर, जालोर, जोधपुर, पाली, 1 2 3 4 5 6 जिलों में लूणी नदी बहती है। ये ट्रिक जिसने ध्यान रख ली, अब ना जा जोधा पाली,
वो लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलने वाला है कि लूनी नदी राजस्थान के कितने ज़िलों में बहती है। हमेशा उसके माइंड में फिट रहेगा, कभी वो भूलेगा नहीं। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला भी लगता है, आपको ध्यान रखना है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। लूनी नदी किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी लगता है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। जो लूनी नदी है उसके किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? मैंने बोला पश्चिमी राजस्थान का है ये तो फिर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तेजाजी पशु मेला, जो परबतसर नागौर में लगता है। तो तेजाजी पशु मेला जो परबतसर नागौर में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर में पिचियाक गांव में लूनी नदी पर बांध भी बना हुआ है। जो जोधपुर का पिचियाक गांव है वहाँ पर लूनी नदी पर बांध भी बना हुआ है, जिसे जसवंत सागर बांध कहते हैं। निर्माण जसवंत सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया था। तो जोधपुर के पिचियाक गांव में, गांव का नाम ध्यान रखना है, नाम ही इम्पोर्टेंट है। जोधपुर के पिचियाक गांव में लूनी नदी पर बांध बना हुआ है, जिसे हम जसवंत सागर बांध कहते हैं। निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया। और आपसे पूछ लेगा कि लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? आपको बोलना है बाज, सासू, मिली। लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बाज, सासू, मिली हमारी ट्रिक रहेगी। क्या बोलोगे? बाज, सासू, मिली। बाज, बा से बांडी, जैसे जवाई। सासू, सासे सागी, सू से सूकड़ी। मिली, मीठड़ी, लीलड़ी। मिली से मीठड़ी और लीलड़ी। अब मैंने एक जोजड़ी नदी छोड़ दी, मैंने आपको जोजड़ी नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो इसमें पश्चिम से आकर मिलती है। जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी में पश्चिम से आकर मिलती है, आपको ध्यान रखना है। तो बाज, सासू, मिली हमारी ट्रिक हो जाएगी। बा से बांडी, जैसे जवाई। बाज, सासू, सागी, सूकड़ी। मिली, मीठड़ी और लीलड़ी। ये आपको सारी डिटेल अच्छे से ध्यान रखना है। बाज, सासू, मिली और जोजड़ी इसमें पश्चिम से आकर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो गुजरात के कच्छ के रण में लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। ये डिटेल जो मैंने आपको बता दी, ये लूनी नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो जो पूछा जाता है लूनी बेसिन के बारे में, गोडवाड़ प्रदेश के बारे में हमने बात की, लूनी नदी के बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो हमने सारा देख लिया। थोड़ी सी बात करते हैं नागौर की उच्च भूमि के बारे में। नागौर उच्च भूमि थोड़ी सी बात करेंगे, हल्का सा इसमें लेकर चलेंगे। नागौर उच्च भूमि ऊंचाई पूछेगा तो 300 से 500 मीटर आपको ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई पूछे 300 से 500 मीटर। आपको पता है यहाँ ज़मीन में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये जो नागौर वाला क्षेत्र है इसमें ज़मीन में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा यहाँ होती है। आपने सुना होगा राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाता है। नागौर जिला राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाता है। कुबड़ पट्टी जैसे आपने देखा होगा पानी में फ्लोराइड है, तो जैसे दांत देखा होगा ज़्यादातर लोगों के, आपने देखा होगा इस क्षेत्र में रहेंगे दांत उनके पीले रहते हैं, क्योंकि फ्लोराइड के कारण वो पीलापन आ जाता है। तो पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, उससे ये समस्या आती है, कुबड़ पट्टी की समस्या आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा ऐसे थोड़ा झुक के चलते हैं तो इसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। तो राजस्थान की कुबड़ पट्टी कौन सा जिला कहलाएगा? राजस्थान का नागौर जिला कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नागौर की झीलें आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, जैसे सांभर हो गया, डीडवाना, नावा, कुचामन, ध्यान रखना है। सांभर, डीडवाना, नावा, कुचामन। सांभर की बात करें नागौर जयपुर इसके आसपास वाला क्षेत्र, तो सांभर की बात कर लो, डीडवाना, नावा, कुचामन, ये यहाँ की नागौर की झीलों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी आपको नागौर जिला उत्तर कर देना है। फिर बात करते हैं थोड़ी घग्गर के मैदान के बारे में। घग्गर के मैदान के बारे में बात करेंगे, थोड़ी घग्गर नदी के बारे में हम बात करते हैं। घग्गर नदी की बात करें, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ये जो घग्गर नदी है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कालका माता मंदिर के पास से निकलती है।
हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से कालका मंदिर के पास से घग्गर नदी निकलती है। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। वैसे घग्गर नदी के बारे में भी हम राजस्थान की नदियों में ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टदती आदि के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टदती आदि नामों से जाना जाता है। आपने कालीबंगा सभ्यता का नाम सुना होगा। ये कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी किनारे ही विकसित हुई थी। सुना होगा कि कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी किनारे विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापड़ ने किया था। आगे चलकर हम ये भी देखेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है और भटनेर हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अभी आपको बेसिक ही ध्यान रखना है। जब घग्गर नदी हम करेंगे तब अच्छे से इसको देखेंगे। हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से प्रवेश करेगी और भटनेर हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाएगी। आगे जब घग्गर नदी करेंगे अच्छे से देखेंगे। फिर लास्ट में बात करेंगे शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। शेखावटी की जब हम बात करते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू के बारे में बात करते हैं। देखो, जो मैंने आपको बताया है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से करोगे, आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा, चीज़ों की पकड़ आपके हो जाएगी, धीरे धीरे समझने लग जाओगे। और अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा करवा दूँ, मैं आपको बताऊँ, आपके पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। हम उतना करके चलेंगे जो आप पढ़ भी सको, जो एग्ज़ाम में आने जैसा भी हो, जो एग्ज़ाम में भी आए, तो उसी अकॉर्डिंग, उसी लेवल से हम सारा सब कुछ करके चलेंगे। आपका जीके एग्ज़ाम में ये देख लो दी बेस्ट जाएगा, अच्छा जीके आप करके आओगे। शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र सीकर, झुंझुनू की हम बात करेंगे। सीकर, चूरू, झुंझुनू इसके अंतर्गत आएगा। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र की हम बात करेंगे, जहाँ पे कांतली नदी बहेगी, जो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी किनारे विकसित हुई थी। राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी किनारे ही विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी किनारे ही विकसित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। शेखावटी जो क्षेत्र है उसके कच्चे पक्के जो कुएं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो जोहड़ या नाड़ा कहलाते हैं। शेखावटी क्षेत्र के कच्चे पक्के कुओं को किस नाम से जाना जाता है? जोहड़ या नाड़ा नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है कि शेखावटी क्षेत्र में बालूका स्तूपों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। शेखावटी क्षेत्र में बालूका स्तूपों के मध्य बनने वाले तालाब सर कहलाते हैं। यहाँ जो बालूका स्तूपों के मध्य जो तालाब बनेंगे उन्हें हम सर कहेंगे, जैसे जस्सू सर, साली सर, मान सर। जस्सू सर हो गया, साली सर हो गया, मान सर हो गया। तो ये जो मैंने आपको आज करवाया है, इसको आप सारे को एक बार वापस देखोगे, वापस अच्छे से कवर करोगे। हमारी जो जितनी क्लास हो गई, आप इनको सबको अच्छे से रिवाइज करा करो, अच्छे से करा करो, ताकि आपके बाद में दिक्कत नहीं आए। इनको अच्छे से करोगे तो ही आगे का समझ में आएगा, वरना आपके आगे का समझ में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से ढंग से कवर करके चलना है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आप डेली क्लासेस की ऐप से परचेज कर लो। 10 सितंबर बाद में ये 699 रुपये का हो जाएगा, तो अभी आप परचेज कर लो। इसी कोर्स में आपके संडे को दी बेस्ट टेस्ट होने वाला है। जो आप पढ़ रहे हो इन सब का वहाँ पे टेस्ट भी होगा। और दोस्तों, वीडियो को आपको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।